चलिए आज हम लोग क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे मैक्सिमम सवाल भी आता है। जो आपका 10th बोर्ड एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ तक कि बहुत ही इजी समझने वाला टॉपिक है। इसको बच्चों में मैं देखता हूँ कंप्लेन करते हैं सर ये काफ़ी हार्ड है, तो हार्ड तो है क्योंकि बहुत ही नया चीज़ है। अभी तक आप जो मेटल एंड मेटल पढ़ रहे थे, एसिड बेस पढ़ रहे थे, आप केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, ये आप पहले पढ़ चुके हो, 9th क्लास में पढ़ चुके हो। यस या नो? कार्बन के बारे में आपने सिर्फ कार्बन एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, मास नंबर कितना होता है, ये पढ़ा था। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग क्लास 10 में करेंगे। डिटेल कहने का मतलब ये जो पढ़ रहे हो ये भी बहुत कम है कार्बन के बारे में, बट एक क्या होता है ना कि मतलब आप 11th क्लास में जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है टोटली कार्बन से डील करता है, कार्बन कंपाउंड से, और उसके कार्बन के अलावा कुछ उसमें सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जो बोलते हैं हम लोग उससे डील करता है। तो हम क्लास 10 में कार्बन के बारे में देखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे ओलंपियाड वगैरह का देखता है उसका भी बहुत हेल्पफुल होगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में ये फाउंडेशन इससे मजबूत होगा। तो देखिए अगर कार्बन के बारे में बात किया जाए तो आप ऐसे समझो कार्बन का इमेंस या पॉपुलैरिटी आप जो भी कह लो, जो भी चीज़ आप अपने आसपास देख रहे हो, जैसे फूड में खाते हैं, मेडिसिन हम लोग लेते हैं, ये जो मैं क्लॉथ पहना हूँ ये सारा का सारा किससे बना हुआ है? कार्बन। या सिंपली ऐसे समझो आप इस सब में क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। हम लोग खुद अपने आप, जो अभी आप मुझे देख पा रहे हो, हम लोग खुद एक कार्बन से बने हुए मैटर है। क्या है? कार्बन। मतलब आप समझ लो कि कार्बन के बिना इस दुनिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती, हर जगह कार्बन मिलेगा। लेकिन अगर अब बात किया जाए जो हम अर्थ पर रहते हैं, अर्थ पर कितना % कार्बन है, तो इसका जो नंबर, न्यूमेरिकल नंबर है बहुत ही कम है, आप नेग्लिजिबल भी कह सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि अर्थ पर जो कार्बन प्रेजेंट है, पहली बात एयर में जो प्रेजेंट है कार्बन, एयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। किसके फॉर्म में? गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें देखो आप कार्बन प्रेजेंट है, और एयर में जो है मात्र 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, यानी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। यस या नो? आप यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से। इसमें कार्बन जो प्रेजेंट है और ये पूरा जो है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और उसमें कार्बन, तो ये देख लो कितनी इसकी कम जो है नंबर हुआ। दूसरी बात, अगर अर्थ क्रस्ट में देखें तो वहां पर 0.02% के लगभग है, और वो कार्बन कहाँ प्रेजेंट है मुझे बताइए? किस फॉर्म में प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोलिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, और आपका प्रेजेंट है कोल एंड पेट्रोलियम के फॉर्म में। मैंने क्या बोला? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बन। तो और आपको पता ही होगा कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल है। कोल एंड पेट्रोलियम जो बनता है वो फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस या नो? तो उसमें भी कार्बन रहा होगा। तो ये आपका कार्बन का जब आप नंबर देखते हैं, कार्बन का जो क्वांटिटी देखते हैं, वो कार्बन का क्वांटिटी हमारे अर्थ पर बहुत ही मियाग्रे है। एनसीईआरटी लिखा है मी एग्रे, इस तरह के। इसका मतलब होता है वेरी लेस इन क्वांटिटी। क्या? वेरी लेस इन क्वांटिटी। बट अगर आप समझो इस तरह से, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, जो कार्बन से मिलकर कंपाउंड्स बनता है, वो इमेंस इन नंबर है। क्या है? इमेंस इन नंबर है। कार्बन की क्वांटिटी क्या है? बहुत कम, बट कार्बन से जो मिलकर कंपाउंड बना है वो हजारों हजार, लाखों लाख की संख्या में, मिलियंस के नंबर में है। मतलब वो कंपाउंड का जब फॉर्मूला निकाला जाता है तो मिलियन इन नंबर में दिखलाता है। इससे पता चलता है कि कार्बन जो है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एवरीडे पार्ट ऑफ लाइफ का। मेरी बात समझ में आ रहा है? यानी कार्बन की जो क्वांटिटी है बहुत ही कम हुआ, मैं यहाँ पर लिखा हूँ वेरी लेस इन क्वांटिटी, बट कार्बन कंपाउंड्स आर मिलियन इन नंबर। क्या? मिलियन इन नंबर, मिलियनों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में कार्बन कंपाउंड्स हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। इससे यह साबित होता है कि भले ही कार्बन की क्वांटिटी कम है, बट उनसे बने हुए कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा है, और हमारे लिए, हमारे एवरीडे लाइफ में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मेरी बात समझ में आ गया? तो एक छोटी सी बात मैंने बता दिया कार्बन का। आप समझ लो जब इतना ट्रेलर ही ऐसा है तो कार्बन के बारे में आप समझ सको पूरी फिल्म कैसी होगी। कहने का मतलब है संख्या इतना कम, ये देखो 0.03% क्या होता है, 0.02% क्या होता है, बट जब ये कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं अदर एलिमेंट के साथ,
तो बहुत सारा कंपाउंड बनता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है ये सब हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए स्टार्ट करते हैं आज का। अगर कार्बन की बात किया जाए तो कार्बन एक नॉन मेटल है। क्या है? कार्बन। इसके बारे में अगर बात की जाए तो सिंबल क्या होता है? सी होता है, कैपिटल सी होता है। ये आपका नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल के अंदर आता है। कार्बन का अगर बात किया जाए एटॉमिक नंबर कितना है? जेड का मतलब एटॉमिक नंबर वो 6 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हुआ? 6। प्रोटॉन भी कितना हुआ? 6। इसका मास नंबर का बात किया जाए तो कितना है? 12 लेते हैं। इसके आइसोटोप 3 है। कितने आइसोटोप? आइसोटोप ऑफ कार्बन इक्वल टू C12, C13, C14। आइसोटोप क्या होता है आपको पता ही होगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम बट मास नंबर क्या हो डिफरेंट। हम जो कंसीडर करते हैं कार्बन को वो कार्बन 12, मतलब 6 एटॉमिक नंबर 12 मास नंबर। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए कार्बन तो है तो क्या बेसिकली एक एलिमेंट, नॉन मेटल का बात करूं तो एलिमेंट है। तो जैसे सारे एलिमेंट नोबल गैस या इनर्ट गैस का आपने नाम सुना होगा, उसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, वैसा ही कार्बन का भी टेंडेंसी है कि हम भी किसके जैसा स्टेबल बन जाए? नोबल गैस के जैसा बन जाए। किसके जैसा बन जाए? नोबल गैस के जैसा बन जाए। और जितने भी एलिमेंट है वो नोबल गैस के जैसा कैसे, अपने नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा कैसे कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है? या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को गेन कर। तो क्या कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है? किसके जैसा बनने के लिए? नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, मतलब बोले तो नोबल गैस के जैसा बनने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा नोबल गैस आर स्टेबल एलिमेंट। जो नोबल गैस होता है यानी इनर्ट गैस होता है वो स्टेबल एलिमेंट में से एक होता है, क्योंकि उनके जो सारे सेल होते हैं वो कंप्लीटली फिल होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो सबकी चाहत जो है वो किसके जैसा बनने की? नोबल गैस या इनर्ट गैस के जैसा बनने की। हीलियम अगर 20 एटॉमिक नंबर तक आपने पढ़ा होगा तो 3 है नोबल गैस, एक है हीलियम, एक है नियोन और एक है आर्गन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और सेकंड सेल में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आ रहा है? और ये जो एल सेल है यानी ये आपका कहलाता है आउटर मोस्ट सेल। क्या कहलाता है? आउटर मोस्ट सेल। और इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल। क्योंकि इसी सेल से क्या डिसाइड होता है? वैलेंसी। देयरफॉर इसका वैलेंसी कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। क्या होता है? 4 होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये बेसिक बात है, अपने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा, ठीक है। और मैंने अभी क्या बोला? हर एलिमेंट का चाहत किसके जैसा बनने के लिए? नोबल गैस के जैसा बनने के लिए। एवरी एलिमेंट्स, मैं लिखने जा रहा हूँ, एवरी एलिमेंट्स want to become stable like noble gases। क्या? नोबल गैसेज के जैसा स्टेबल बनना चाहता है ना? क्योंकि नोबल गैस क्या होता है? स्टेबल। क्या होता है? स्टेबल। ये आपने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा। बोलिए नोबल गैसेज क्या है? स्टेबल है, ठीक है। क्योंकि इनके सारे सेल फुलफिल्ड है। ऑल सेल आर फुलफिल्ड। सबके सब सेल है जो फुलफिल्ड है, यानी जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन पहले से ऑलरेडी भरा हुआ है। मेरी बात समझ में आ गया? चलिए तो ये हो गया, बेसिक बातें हो गया। अब देखिए कार्बन के बारे में। कार्बन अपना जो है वैलेंस सेल, मतलब अपना जो क्या बोलते हैं वो स्टेबल कैसे होता है वो हम देखते हैं। इसको रब कर देते हैं। देखिए कार्बन, अगर कार्बन का मैं इसका बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर 6। इसका जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है वो 2 है। एक नियोन हो गया, इसका 10 और एक हो गया हीलियम। क्या हो गया? हीलियम। इसका एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। कार्बन का पास दोनों के बीच में देखो 4-4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। अगर हीलियम से कार्बन आता है तो 4 इलेक्ट्रॉन और कार्बन से नियोन जाता है तो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी यह 4 इलेक्ट्रॉन लूज और गेन दोनों कर सकता है और क्या बन सकता है? स्टेबल। बट आपको जानकर हैरानी होगा कि ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो फिर आप पूछोगे सर तो फिर स्टेबल कैसे होगा? क्योंकि अगर इसको इनर्ट गैस यानी नोबल गैस बनना है तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर दे? लूज, या 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गेन। मेरी बात समझ में आ रहा? आपने बिल्कुल सही जवाब सुना।
4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता और 4 इलेक्ट्रॉन या गेन करता तो स्टेबल हो जाता। इसके तो बल्ले बल्ले है, कोई बहुत ऐसा कम एलिमेंट मिलेगा जो या तो लूज करे, दोनों कर सकता है, लूज या गेन, है ना। लेकिन इस तो दोनों इसके पास ऑप्शन है, लेकिन ये दोनों नहीं करता है। क्या नहीं करता है? दोनों नहीं करता। मैं बताता हूं क्यों नहीं करता। ओके, चलिए इसको देखते हैं। अगर देखिए यहां पर मैंने लिख दिया कार्बन, ये कार्बन है 6 12, इलेक्ट्रॉन कितना है 6, प्रोटॉन कितना है 6। इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमते रहता है, बोलिए, और प्रोटॉन जो है आपका कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका सेल में रिवॉल्व करते रहता है, ओके, ऑर्बिट में, और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद रहता है, ओके। अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है बताइए, गेन, क्या करता है, गेन, ठीक है। मैं करता हूं, if it could gain 4 electron forming C4 minus anion, ध्यान दीजिएगा, अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कौन सा एनायन बनाएगा, कार्बन एनायन। इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, कार्बन एनायन। ये कैसे होता है मैं समझाता हूं। अभी देखो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है, अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बताइए। अगर यहां पर नेट चार्ज करोगे आप, नेट चार्ज निकालोगे तो क्या आएगा, 0 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो -6 कूलम, 1 प्रोटॉन पर 1 कूलम पॉजिटिवली चार्ज है तो +1 कूलम। तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 10, बोलिए, और प्रोटॉन कितना रहेगा, 6, क्या रहेगा, 6। तो जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन तो गेन कर लेगा और गेन कर कर कार्बन एनायन बना लेगा, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन, क्या 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, कहां है, न्यूक्लियस में, टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन, टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, 6 प्रोटॉन जो कहां प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर कर नहीं रख पाएगा। दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्या है, 4 इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। मेरी बात समझ में आ गया, यानी ये गेन कर लेता और किसके ऐसा बन जाता बताइए, ये बन जाता नियोन के जैसा। लेकिन ये जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। ये देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स, और जो कि प्रोटॉन में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर नहीं रख सकता है। मेरी बात समझ में आ रहा है, क्यों नहीं रख सकता है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन बहुत ज़्यादा चार्ज का डिफरेंस हो गया, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और सारे के सारे जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचे चले आएंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपोजिट चार्ज है, और अपोजिट चार्ज आपको मैंने पढ़ा चुका था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। दैट्स वाई दे कुड नॉट गेन 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन तो गेन करने से रहा। अब इसके पास क्या ऑप्शन बचा कि चलो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके देखते हैं, है ना। तो चलिए दूसरा देखिए, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और क्या बनाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो बनता है कैटायन फॉर्मिंग C4 प्लस कैटायन। ध्यान दीजिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर कार्बन कैटायन बना दिया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, और कार्बन ऐसा नहीं कर पाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, और प्रोटॉन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, प्रोटॉन 6 के 6 रहेगा। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैं लिख रहा हूं, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज
अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी का क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक खर्च पड़ेगा, लिविंग बिहाइंड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लिविंग बिहाइंड 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन विथ 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन रहेगा, 6 प्रोटॉन रहेगा, है ना। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता था, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर एनर्जी का खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एनर्जी इसको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, हम बहुत सारा एनर्जी देंगे तभी ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा और ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन पर जाएगा, दोनों में इसका काम नहीं चल रहा है। बोलो तो फिर ये स्टेबल नहीं होगा, आप ऐसा सोच रहे होंगे, बिल्कुल नहीं, ये स्टेबल होता है। क्या होता है, कार्बन जो है ना इलेक्ट्रॉन लूज करके ना इलेक्ट्रॉन गेन करके, कौन सा, अच्छा मैं कौन सा इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा हूँ, कौन सा इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा हूँ, ये आप रखोगे ध्यान में। तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है किसी दूसरे कार्बन एटम और सम अदर एटम ऑफ एलिमेंट। नहीं आया समझ में, चलिए मैं समझाता हूं। पहली बात, कार्बन क्वेश्चन आ सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है, तो आप जो मैंने लिखा है वो सारा एनसीईआरटी का पॉइंट है, आप इसको नोट्स में अपना मेंटेन कर लीजिएगा। समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं कर सकता है ना गेन कर सकता है, तो कार्बन जो है इस प्रॉब्लम से कब कैसे ओवरकम करता है, ये क्या करता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। क्या करता है, शेयर कर सकता है। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम विथ बाय शेयरिंग ऑफ its valence electron with other atoms of carbon, or with atoms of other एलिमेंट्स। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि कार्बन जो है ना लूज कर पाएगा ना शेयर, लूज पर करना गेन पर कहेगा, तो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है किसके साथ, किसी दूसरे कार्बन के एटम के साथ। मतलब एक कार्बन तो है, दूसरा कार्बन फिर ले आओ, या एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, या दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। मैं दोनों बातें अभी दिखाता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं मीथेन का, क्या अभी ये सब क्या होता है सब बताऊंगा नेमिंग में, नोमेनक्लेचर में। मीथेन का फॉर्मूला CH4, क्या होता है CH4। कार्बन के पास, अच्छा ध्यान रखना, कार्बन के पास कितने, मैं यहां पर जो बात करूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो यहां देखो कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। कितना है, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ध्यान दो, जो हाइड्रोजन है उसको आप ऐसे लगा दो, 1 2 3, ये 4, ठीक है। अब दो, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बाबू, 4 है, तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ओके। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1 1 1, ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन को भी स्टेबल बनना है, तो हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, क्योंकि उसका नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है, हीलियम है। हीलियम के पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके पास, हाइड्रोजन के पास कितना है, 1। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ जाता है, किसके पास, हाइड्रोजन के पास, तो क्या वो हीलियम जैसा बन जाएगा और क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो चलो एक क्या करेगा, ये एक तो इसके पास खुद का है, एक किससे ले लेगा, कार्बन से। बोलेगा कार्बन मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये बोलेगा ले लो, क्या ले लो, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। ये भी, ये वाला हाइड्रोजन भी इससे मांगेगा, तो ये भी बोलेगा 1 ले लो। ये वाला हाइड्रोजन भी 1 मांगेगा, ये वाला भी ले लो, ये भी ले लेगा। बोली समझ में आ गया।
अब आप ध्यान दीजिए, सारे हाइड्रोजन, चारों के चारों हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, बोले तो चारों हाइड्रोजन किसके जैसा बन गया, हीलियम जैसा, तो स्टेबल हो गया। अब बारी है कार्बन के पास। अब देखो कार्बन है, कार्बन के पास अपना खुद का कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, इसको और कितना चाहिए 4। अगर कार्बन का आप देखो ना K = 2 L = 4, सेकेंड सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन, बोर ने बताया था। बोलिए कि सेकेंड सेल नंबर जो है, ऑर्बिट नंबर है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं, तो इसके पास 4 है। अगर 4 इसमें और ऐड हो जाता है तो क्या बन जाएगा 8, तो ये किसके जैसा बन जाएगा मुझे बताओ, नियॉन जैसा। बोलिए, और क्या बन जाएगा स्टेबल। तो इसके पास अपना खुद का 4 है, 4 और चाहिए। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया है, किसने, कार्बन ने। तो सभी हाइड्रोजन को बोलेगा कि जैसे मैंने तुम लोग को 1 इलेक्ट्रॉन दिया है वैसे मुझे भी दो, तो बोलेगा ले लो। तो सारा हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या ले लेगा। यहां देखिए, अब यहां ध्यान दीजिए, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8, क्या कार्बन का पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या इसकी चाहत पूरी हो गई, क्या स्टेबल बन गया, बिल्कुल, ये आप सही सोच रहे हैं, ये स्टेबल बन गया। और यहां पर देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कार्बन जो है हाइड्रोजन को दे रहा है, वापस हाइड्रोजन किसको दे रहा है, कार्बन को दे रहा है। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये अपने आप जो स्टेबल बन जा रहा है, ना यहां पर लूज करना पड़ रहा है, ना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ रहा है। तो ही मैंने लिखा है, कार्बन या तो अपना खुद के कार्बन एटम के साथ शेयर करता है या एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। मेरी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो चलिए अब देखिए, क्या केवल कार्बन ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, नहीं, बहुत सारे एलिमेंट हैं जो शेयर करते हैं। मैं बताता हूं, देखिए, नॉट ओनली कार्बन बट, आप जो पढ़ते हो ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन जो है एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलते हैं बट अनस्टेबल होता है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा। क्लोरीन, ऑक्सीजन, तो वहां भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होता है। अब देखो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बना हुआ है, एक बॉन्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको एक बार लिख लेते हैं हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो कार्बन यहां पर क्या बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। किसके साथ बनाता है, विथ हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, है ना। और जो जो एलिमेंट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है उसका अपना एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है, मैं दिखा रहा हूं। तो पहले कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है इसको समझिए। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड वैसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग से बनता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कैसे लिखेंगे, द बॉन्ड्स which are formed by sharing, मैंने क्या लिखा है, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होगा, शेयरिंग, किसी दो एटम्स के बीच में, किसमें, दो एटम्स के बीच में, बिटवीन टू एटम्स, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर नोन एज, बोला जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। आपने देखा होगा मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, शेयरिंग हुआ है और बना था मीथेन, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है। अब देखिए, तो वैसा बॉन्ड जो किसके द्वारा, अपने मेटल एंड नॉन मेटल मैंने पढ़ाया था, आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड जो बनता है वो बनता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। आपने देखा होगा आयोनिक बॉन्ड में आयंस बनते हैं और आयंस एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और वहां पर वो क्या बन रहे हैं, अपोजिटिवली आयंस। और अपोजिट आयन एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट। द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज नोन एज, क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है, यहां आयन नहीं बनेगा भैया, क्या बनेगा, यहां पर सिंपली दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। क्या होगा, शेयरिंग होगा। उसी से जो बॉन्ड, और वो जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं
वो कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। और जो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? कोवैलेंट कंपाउंड। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे लिखते हैं। द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू, किसके द्वारा? द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड। जो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इज नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड। क्या कहलाएगा वो? कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर? समझ आ गया होगा आपको। चलिए यहाँ देखिए, जो विदिन द जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्या? मॉलिक्यूल्स के बीच में, अपने बीच में जब फोर्स लगता है वो स्ट्रांग होता है, बट जब इंटरमोलिकुलर फोर्स का बात करते हैं वो तो वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो कोवैलेंटली बॉन्डेड, जो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स आर स्ट्रॉन्ग, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा विदिन द मॉलिक्यूल्स, विदिन द मॉलिक्यूल्स, मैं लिख रहा हूं विदिन द मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीक। जो इनके बीच में, दो एटम्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या होगा? वीक होगा। मेरी बात को समझिएगा। बट इंटर मोलिकुलर फोर्स आर वीक इन कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर या कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो वीक होता है। मुझे ये बात समझ में आ गया? तो ये कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। अब मैं समझाता हूं कोवैलेंट बॉन्ड कैसे कैसे बनते हैं विथ डायग्राम के साथ। एक मिनट। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। कोवैलेंट कंपाउंड मैंने लिखा दिया। कोवैलेंट बॉन्ड जो है कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम होता है, विदिन द स्ट्रॉन्ग होता है विदिन द मॉलिक्यूल, बट उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं? वीक होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो 3 तरीके से बनता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। देखिएगा कैसे कैसे। ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है। तो ये भी समझ लीजिए। इट इज फॉर्म बाय 3 वे। इट इज फॉर्म बाय 3 वेज, 3 तरीकों से। पहला जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो बनेगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है? जो यहां पर, ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। और कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखें, दीजिएगा, H2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, मैं सबको दिखा रहा हूं बनाकर। यहां देखिए, हाइड्रोजन मैंने बोला था एटॉमिक फॉर्म में बहुत कम मिलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये स्टेबल होता है। तो H2 2 है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। अगर ध्यान दो, इस हाइड्रोजन के पास कितना अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। बोलिए, इसके पास भी कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको कितना इलेक्ट्रॉन देंगे ताकि स्टेबल हो जाएगा? 2। तो है तो इसके पास 1, तो एक इससे ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। अब इसकी बारी आई, इसके पास भी अपना कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसको भी कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो एक किधर लेगा? इससे लेगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन को इस वाला हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो कुछ इस तरह से हो गया। क्लियरली देख सकते हैं आप, दोनों हाइड्रोजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। यानी इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड। क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड, यानी H H ऐसे लिखते हैं। बोलिए, ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसी तरह से क्लोरीन में मैंने बोला, जब भी कोवैलेंट बॉन्ड की बात करो, किसकी बात करोगे? जब भी किसी भी तरह के बॉन्ड की बात करोगे आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 4 6 और ये 7, 2 4 6 और ये एक 7। समझे नहीं समझे? है ना।
अब ये क्लोरीन का जो अगर आप बात करोगे तो इसको कितना, इसका नियरेस्ट यूनिट गैस कितना होता है, आर्गन होता है, उसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। ये इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17, एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो ये आर्गन के जैसा बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7, एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। अब इसकी बारी है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, क्योंकि इस क्लोरीन को इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है बिटवीन 2 क्लोरीन एटम्स, दैट इज क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। यानी दोनों क्लोरीन कौन सा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, आप लोगों को आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के बाद डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, देखिए दूसरा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि आपको यहां पर देखना है 2 एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड लाइन होगा, बताइए, डबल बॉन्ड लाइन। यानी कुछ इस तरह से, समझे नहीं समझे, फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में जब कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, 4 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, मैंने शुरुआत में बताया था जो O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ओके, बोलिए, ये मॉलिक्यूल एटम प्लस एटम मॉलिक्यूल। यहां पर देखिए अगर दोनों 2 ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है, अगर यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे, इस ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, इसका भी 6 होगा। बोलिए, अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका नियरेस्ट यूनिट गैस क्या है, नियोन, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 10 है कि नहीं है। तो इसके पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन 8 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो ये नियोन के जैसा स्टेबल बन जाएगा, जी बिल्कुल बन जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, इस ऑक्सीजन एटम से लेगा, यानी यहां से ये कुछ इस तरह से क्या हो गया, स्टेबल हो गया। समझ में आया नहीं आया। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसके पास अपना खुद का कितना इलेक्ट्रॉन है 8, इसका नियरेस्ट यूनिट गैस 10 नियोन, यस या नो। तो ये जो है इसको दिया है तो इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बोलिए, यानी अगर देखें तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, 4, मतलब ऐसे, यानी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यानी दोनों ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, शेयरिंग, इसलिए इसका नाम पड़ता है कोवैलेंट डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत। एक और है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, चूंकि अभी तो नहीं बताना चाहिए था लेकिन मैं बता देता हूं, यहां पर भी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी हेट्रो एटम आ जाए, क्या आ जाए, हेट्रो एटम, तो जिसका नंबर कम है, क्या है, कम, उसको बीच में रखो। ये हेट्रो एटम में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कार्बन अलग एटम होता है और ऑक्सीजन अलग एटम होता है, इसलिए मैंने बोला इसको हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये देखो, ये दोनों एक ही एटम है, इसको बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, होमो एटॉमिक। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। क्लियर है। यहां देखिए, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो। ध्यान दो, अभी आपने पढ़ रखा है कि ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 तो उसके पास है, और कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 2 ऑक्सीजन है तो इसको भी 2 देगा, इसको भी 2 देगा। अपने माइंड में इमेजिनेशन कर सकते हैं आप, समझो ना। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो, 1 2 3, और ये 1 2 4 6, इसका भी 2 4 और ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चा, 10 चाहिए। कितना चाहिए, 10, 8 है तो कार्बन के पास अपना खुद का कितना है, बोलिए 4, तो 2 इस ऑक्सीजन वाला को दे देगा और 2 इसको दे देगा, यस या नो। चलिए, तो कुछ इस तरह से ये स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। बोलिए, अब आ रही है कार्बन की। सर कार्बन को तो किया ही नहीं, बिल्कुल मैं अभी कर रहा हूं कार्बन की। तो कार्बन के पास अपना खुद का कितना है, 4, इसको और कितना चाहिए, 4, यस या नो। तो 2 इस ऑक्सीजन से लेगा, 2 इस ऑक्सीजन से लेगा। देखिए, यानी आप समझिए, इस कार्बन और ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 4। इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 4। यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड
इस तरह से। समझे या नहीं समझे? ये होता है डबल बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखो, मैंने एक और बताया, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड लाइन बनेगा। समझे नहीं सर? डबल बॉन्ड का मतलब कितना बॉन्ड लाइन? 2 बॉन्ड लाइन। सिंगल बॉन्ड का मतलब कितना बॉन्ड लाइन? 1 बॉन्ड लाइन। अब यहां पर देखिए 3 बॉन्ड लाइन, यानी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में लिख देता हूं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। समझिएगा, यानी 3 बॉन्ड लाइन देखने को मिलेगा। ओके, ये कहां देखने को मिलता है? तो पहले होगा कब? अब देखो एक पैटर्न याद करो, सिंगल बॉन्ड कब बन रहा है? जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। डबल बॉन्ड कब बन रहा है? जब 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा? जब कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो? जब आपका 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो। 2 का डिफरेंस है कि नहीं है? सिंगल बॉन्ड जब 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड जब 4 इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपल बॉन्ड जब 6 इलेक्ट्रॉन। समझे नहीं समझे? यहां देखिए, तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं, फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स, कोई भी एटम्स ले लो भाई। अब आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन के बारे में, N2 नाइट्रोजन भी है जो सिंगल स्टेबल नहीं होता, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कितने नाइट्रोजन है? 2, 1, 2। नाइट्रोजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? तो अगर आपको याद नहीं होगा तो K = 2, L = 5, इसका एटॉमिक नंबर 7, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2। बोलिए, ये नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, और कितना, मतलब 7 तो है, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो किसके जैसा बन जाएगा? नियोन के जैसा बन जाएगा। तो ये इस नाइट्रोजन एटम से ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये दे दिया, बोला ले जा। उसी तरह से इस नाइट्रोजन एटम को भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसको भी मिल जाएगा तो ये भी नियोन बन जाएगा। तो ये वाला किससे लेगा? इस नाइट्रोजन एटम से लेगा, क्योंकि इसने जो है इस नाइट्रोजन एटम से लिया था, है ना। तो ये क्या कर लेगा? इस तरह से इससे भी ले लेगा। तो मुझे बताओ, क्या शेयरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। और कितने इलेक्ट्रॉन के यहाँ शेयरिंग हुआ है? 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। बोलो भाई, यानी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। कोई दिक्कत? ये होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। समझे या नहीं समझे? चलिए, अब मैंने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा दिया। अब मैं पढ़ाऊंगा, जैसे अपने आयोनिक बॉन्ड मैंने पढ़ाया था आपको। आयोनिक बॉन्ड पढ़ाने के बाद मैंने क्या पढ़ाया था? प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड, है ना। तो उसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ क्या पढ़ेंगे? कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं? जो कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बनता है उसका नाम क्या हो गया? कोवैलेंट कंपाउंड। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। चलिए इसको राइट डाउन करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रॉपर्टी जो आपका है वो फिजिकल नेचर। क्या? फिजिकल नेचर क्या होता है? मतलब आपको कोवैलेंट कंपाउंड फिजिकली किस नेचर में पाए जाएंगे। तो फिजिकल नेचर का बात करें तो जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है जनरली सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट इन नेचर होता है। कुछ तो गैसियस फॉर्म में भी पाए जाते हैं, यस या नो। तो मैं क्या लिखूंगा? जनरली दे आर सॉफ्ट इन नेचर। क्या होगा? सॉफ्ट इन नेचर एंड सम, या मोस्ट कर लो, मोस्ट आर फाउंड इन गैसियस स्टेट आल्सो। गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है। जैसे इथेन हो गया, मीथेन हो गया, ये सब किसमें मिलेगा आपको? गैसियस फॉर्म में मिलेगा। क्योंकि वहां पर भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए उसका नाम तो कोवैलेंट बॉन्ड दोगे ही, और वो ऐसा क्या कहलाएगा? कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएगा। बोलिए, मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे देखिए। सेकंड है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कोवैलेंट कंपाउंड का, वो लो होता है। क्या होता है? लो, एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड। क्यों लो होता है?
तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड में, वो वीक है। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है तो आप उसको मेल्ट करने और बॉयल करने के लिए हमको एनर्जी भी कम देना पड़ेगा। तो हुआ ना, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया? तो क्या लिखेंगे, दे हैव लो मेल्टिंग एंड, एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी, ओके, बिकॉज they have weak intermolecular forces, intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी वीक है। इस कारण से यहां पर जो आपका मतलब क्या बोलता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। थर्ड, सॉल्युबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, जब मैं आयोनिक कंपाउंड पढ़ा रहा था उस समय भी बोला था लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है उसी में वो डिजॉल्व होता है, घुलता है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपको आयोनिक कंपाउंड है, मैंने क्या बताया था, आयोनिक कंपाउंड जो होता है सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, बट इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो जब मैं अभी तो कल नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा ही समझाऊंगा कि क्या होता है। यहाँ पर आप समझिए, ये जो आपका जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्युबल, बट नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ध्यान रहेगा। तो इसको मैं लिखने चाह रहा हूं सॉल्युबिलिटी का, सॉल्युबिलिटी का क्या लिखूंगा, दे आर, मैं दे किसके लिए लिख रहा हूं, कोवैलेंट कंपाउंड के लिए, दे आर soluble in organic solvent, organic solvent like बेंजीन, बेंजीन हो गया, केरोसिन हो गया, यस या नो, पेट्रोल हो गया, ये इटीसी, इन सब में क्या कर जाएगा और कोवैलेंट कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा, डिजॉल्व कर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? बट नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। आप वाटर में कोवैलेंट कंपाउंड को डालोगे तो वो नहीं उसमें घुलेगा यानी डिसॉल्व होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद कीजिए आयोनिक कंपाउंड्स में मैंने क्या बोला था, जो आपका आयोनिक कंपाउंड्स है मोल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। बट ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। देखो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास उससे हो कब होगा, जब उसके अंदर चार्ज या आयन प्रेजेंट रहेगा। आप याद कीजिए आयोनिक कंपाउंड में मैंने बोला था जो आयोनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि वहां पर कोई मूवेबल आयन ही नहीं बनता है। याद आ रहा है? उसको जब हम वाटर में डालते हैं, जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहां पर क्या बनते हैं, आयंस। आयंस का मतलब चार्ज स्पीसीज, और चार्ज जब मूव करेगा तभी तो करंट का कंडक्शन होगा। याद आ रहा है? तो इसलिए मैंने बोला था करंट का जो कंडक्शन होता है वो इस जो पुअर कंडक्टर होता है किसका, कोवैलेंट कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाता है। मैं लिख रहा हूं। तो फोर्थ और लास्ट जो प्रॉपर्टीज है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसको मैं लिखूंगा, देखिए तो क्या लिखूंगा, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर है। कौन? कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, बिकॉज ओनली इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जब बन रहा है तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, बट चार्ज इज नॉट फॉर्म्ड। लेकिन कोई चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, चार्ज फॉर्म नहीं हो रहा है, दैट इज आयंस। आयंस आर नॉट क्रिएटेड। किसी भी आयंस का या चार्ज का क्रिएशन नहीं है, तो यहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। मोबाइल आयन चाहिए। मोबाइल आयन बोले तो वैसे आयन जो मूव कर सकता है,
तो ये सारी बातें एनसीईआरटी में इधर की उधर फर्स्ट 2 पेज है ना, उसमें इधर की उधर लिखा हुआ है। मैंने सबको एक साथ इकट्ठे क्या कर दिया है, एक जगह पर लाकर सीक्वेंस वाइज में पढ़ा दिया है। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करेंगे। आप क्या कीजिए, इस नोट्स को बना लीजिए अपने कॉपी में और एनसीईआरटी को 2-3 पेज शुरुआत का है चैप्टर 4 का, उसको आप पढ़ लीजिए। अगला दिन जब हम आएंगे तो कार्बन के एलोट्रोप्स, वर्जेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और सच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ठीक है। और डियर ट्यूटर चैनल को पर एक से एक बढ़िया लेक्चर अब क्लास 10th स्पेशली बोर्ड के लिए आने वाला है। थैंक यू।